महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर शिवसेना का नया फॉर्मूला। शिवसेना ने भाजपा को 119 सीटें देने का किया नया प्रस्ताव। आप नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप। मयंक गांधी सहित 6 लोगों पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज। कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक प्रशांत ठाकुर ने बीजेपी में जाने का किया ऐलान। हेमा मालिनी के बयान पर मचा घमासान। मुंबई की कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध प्रदर्शन। और इसके साथ ही बिलावल के बयान पर बड़ा विवाद। कश्मीर पर पूर्व पाकिस्तानी पीएम के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया विवादित बयान। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है और जहां बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से बीजेपी को संबोधित करने वाली है। और ऐसा कोई तान तनाव हमारे नहीं कि दुश्मनी जैसी बात भी नहीं है। बताओ। हमें जो फॉर्मूला फाइनल देना है, ये देना है, वो हम रूबरू मिलकर चर्चा करेंगे। जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कल ये 130 की सीटों का बात कही थी और उसमें हारने वाली 2000-5000 वाली सीटों की बात कही थी, और इसलिए इस विषय को लेके हम हमारे मित्र पक्ष से चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे चर्चा का विषय स्वाभाविक था, जब नॉमिनेशंस भरना शुरू होता है तब तक चलता है, और इसलिए अगले 24-48 घंटे की ये बात है। ऐसे में आज आपको कई उम्मीदवारों के नामों का फैसला करना है। अभी तक आप सीट बंटवारा नहीं कर पाए हैं, तो कैसे नामों का ऐलान करें? नहीं, मुझे लगता है कि नामों की चर्चा तो कर ही सकते हैं। नामों की चर्चा होगी, नामों का चयन भी होगा, और सही समय पे, जब तक फॉर्म भरने की डेट है उसके काफी समय हम उसका फॉर्म पर्चा भर सकेंगे। एक सेकंड प्लीज। मुझे लगता है कि ये सभी चर्चा रूबरू करना चाहते हैं हम चैनल्स के द्वारा और मीडिया के द्वारा ये चर्चा न करते हुए 25 साल के जो साथी है वो आपस में बैठ के ये चर्चा करेंगे। हाँ, सोनल साहब। ये आज के बात है, हम तो कल साहब हम तो दिल्ली आज सुबह आए हैं। कोई हम पिछले 8 दिन से बैठे ऐसे नहीं है, इसलिए आज सुबह आए, अभी बैठक करके शाम को वापस जाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। यस मैम। बोलता हूँ साथ में। और किसका है? आप लास्ट में। हाँ, मेरा सवाल ये कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में आपके सबसे बड़े नेता मोदी पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शिवसेना पार्टी ठाकरे के कारण बने रहे, साथ ही साथ जो है उनको जानता कौन था इस देश में, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। एक पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जब 288 की वो बात करते हैं, तो देखो जब ये दोनों पार्टी आए हैं और इलेक्शन के समय में हम दोनों भी लड़ते हैं मैदान में, तो दोनों पार्टियां वहाँ की जितनी सीटें 288, वो 288 के तो स्टडी करेगी ही। भला ही लड़ना न लड़ना की बात अलग रहती है, सीट कितनी मिलती है, क्या मिलती है, उस पर निर्भर रहती है, अलायंस रहता है नहीं रहता है उसके ऊपर निर्भर रहता है। पर दोनों भी पार्टियां 288 के लिए स्टडी करेगी और कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या बताया था आपने, काडर का प्रेशर तो हमारे ऊपर यही है कि हमारा काडर बार बार पहले से इतने पिछले टाइम पे हमारे काडर का प्रेशर था कि
कि जब बार बार बीजेपी ही सरेंडर हो रही है, महायुति को टिकने के लिए या अच्छी मजबूत रखने के लिए, जब समय आता है कि रामदास जी आठवले को कोई राज्यसभा की सीट दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। जब कोई समय आता है तो अभी तक 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की दे चुके हैं, मतलब उनको हम लोग हमारी सीट देते आए हैं, पर उन्होंने एक भी सीट हम लोगों को नहीं दी। तो काडर का प्रेशर हमारे ऊपर यह है कि कम से कम इतना तो उनसे ले लो कि जो 25 साल में कभी जगह उनकी चुन के ही नहीं आई, वो कम से कम हमारे हाथ में लेके हम लड़के तो देखे। इतना ही है, क्योंकि उनके चुन के आए हुए सीट हम मांगते ही नहीं है। जो 25 साल में 5-10 हजार 25,000 वोटों के नीचे आए हैं, वो देवा इसे हमारी मांगनी। हम कोई उनके अच्छे सीट मांग नहीं रहे। एक तीसरी बोलो श्रीकांत ने विचारना वो तो शिवसेना का तो स्वभाव रहा है कि मोदी जी के ऊपर बोलेंगे, किसी के ऊपर रहा है। फिर भी हमने हमारी नाराजगी जो है हमने उनको कल बताई, और हमने उनको ये भी जता दिया। कल मैंने बताया था कि भाई हमारे मोदी जी हमारे एक आदरणीय नेता है, उनके ऊपर अगर आप ऐसा करते होंगे तो हम ये सहेंगे नहीं है। आप कुछ भी लिखते जाएंगे और मानते जाएंगे हमारे नेताओं के बारे में, तो ये बात उचित नहीं होगी। इसमें दोनों ने संयम रखना चाहिए, और उनको हमने ये बात हमारी कन्वे की है। देखो, अलायंस के बचाने के लिए बार बार हमने तो भूमिका हमें नहीं ली है। हमने बोला है कि 7 जगह कौन देता है कि चलती हमारे प्रकाश जावड़ेकर जैसी कि सिटिंग सीट, जो प्रकाश जावड़ेकर का कोई गुनाह नहीं था, अलायंस मजबूत करने के लिए हमने रामदास जी आठवले को हमने दी। उसके पहले 6 सीट भी लोकसभा के हमने देते गए। मतलब बीजेपी हमेशा त्याग करते रहे और एक सीट भी आप उसमें ना देते रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये बार बार हमने उनको जताया है, बताया है, और इसके ऊपर दोनों चर्चा के बाद में कोई निर्णय हो सकता है तो निर्णय भी लेने के लिए हम तैयार है। पर हमारी बार बार भावना ये रही, इतना त्याग हमने आज तक किया है, उसके बाद भी महायुति रहना चाहिए, ये हमारी भावना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कि किस प्रकार से बीजेपी नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें विनोद तावड़े और बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से ने मीडिया से अपनी बातें जो है साफ की हैं शिवसेना और बीजेपी के सीटों के बंटवारों को लेकर। जहां सबसे पहले विनोद तावड़े ने जो ये बात कही है कि नामांकित चर्चा हो सकती है, जो है आमने सामने बैठकर बीजेपी और शिवसेना सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेगी, और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि इसमें वे मीडिया को ज़्यादा कवरेज ना देते हुए सीधे सीधे आपस में पहले सहमति लेंगे, उसके बाद ही कोई बात साफ किया जाएगा। ये तो देखा आपने बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई के बांद्रा स्थित रंग शारदा सभागृह में शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें शिवसेना ने भाजपा को सीट बंटवारे पर एक नया फॉर्मूला भेजा है, जिसमें शिवसेना ने बीजेपी को 119 सीटें देने की पेशकश की है, जबकि शिवसेना खुद 151 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तथा महायुति के सहयोगी दलों के लिए 18 सीटें देने की बात कही है। अब गठबंधन का पूरा गेम भाजपा के पाले में शिवसेना ने फेंक दिया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इस पर क्या फैसला करती है। दिल्ली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या युति बचेगी या फिर टूट जाएगी, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रंगशारदा में भाजपा पर काफी कठोर कटाक्ष किया है। होय, मला राज्य पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता पाहिजे, आणि ती मी घेणार म्हणजे घेणार। जो निश्चय शिवसेना प्रमुखांनी नुसता बोलून नाही करून दाखवला होता, तो पुन्हा मी त्यांना करून दाखवणार, नक्की करून दाखवणार। पण मला एक सत्ता माझ्यासाठी नकोय, काही घ्यायला। जसं आता देसाई साहेबांनी सांगितलं, एक सत्तेचे प्रताप, हे अशी घाणेरडी नीच कृत्य करण्यासाठी मला सत्ता नकोय। मला भूखंड ढापायचे नाहीये, मला स्वतःच्या नावाने संस्था उभा करायच्या नाहीयेत, ना जमिनी बळकावायच्या, ना कोणाला बेघर करायचंय। तर मला जनतेला काहीतरी द्यायचंय, महाराष्ट्राला काहीतरी द्यायचंय, म्हणून मला सत्ता पाहिजे। मला घेण्यासाठी सत्ता नको आहे, मला देण्यासाठी सत्ता पाहिजे। महिन्यात या तारखेला महाराष्ट्रामध्ये भगवी दिवाळी साजरी होत असेल।
आजचं हे ठिकाण शिवसेनेच्या दृष्टीने तसं म्हटलं तर फार महत्वाचं आहे. अनेक जण जे शिवसेनेला आव्हान द्यायला उभे राहिले त्याला शिवसेना प्रमुखांनी रंगशारदेमध्येच निर्णय घेऊन संपवलेला आहे. निवडणुका तोंडावरती आलेल्या आहेत. आज आपली ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र आपल्या रूपाने माझ्या समोर आहे. युतीमध्ये तणातणी सुरू आहे. काय करायचं, कसं करायचं याच्यावरती मी नंतर बोलणार आहे. पण पूर्ण जबाबदारी ज्या वेळेला तुम्ही माझ्यावरती सोपवलेली आहात त्यावेळेला त्या जबाबदारीला जागूनच मी निर्णय घेणार आहे. या वेळेला अनेकांचे बुरखे फाटतात, खरे चेहरे समोर येतात. आपलं कोण परक कोण कळतं. निवडणुका येतात, निवडणुका जातात. परंतु मी आपणा सर्वांना सांगतोय कारण मला वाटतं बहुतेकांपैकी सगळ्यांना मी मातोश्रीमध्ये भेटलो ना रे. आता आपण सगळे महत्वाचे पदाधिकारी आहात, इच्छुक आहात, शिवसेनेचं वैभव आहात, महाराष्ट्राची संपत्ती आहात आणि सेना प्रमुखांचे कडवट निष्ठावान सैनिक आहात. जो टॅबलेटचा मी उल्लेख केला की आपण महाराष्ट्रामध्ये 8वीच्या मुला-मुलींना 8वी, 9वी, 10वी त्याच्या अभ्यासक्रमाची 3 वर्षाची पुस्तकं भरून हा टॅबलेट देणार आहोत. आणि मला कल्पना आहे ग्रामीण भागात अजूनही विजेची नाही म्हटलं तरी लपाछपी सुरू असते. मग काही जण म्हणतील अहो तुमचं ठीक आहे, तुम्ही शहरी बाबू आहात, शहरामध्ये काय चार्ज गेला लावला की झालं चार्ज, गावामध्ये आमचं वीजच नाही तर तुमचं टॅग काय चालणार तपाल. तर ग्रामीण भागातल्या मुला मुलींना मी टॅग बरोबर सोलार चार्जर सुद्धा देणार. सोलार चार्जर कुठेही माझ्या महाराष्ट्रातला मुलगा मुलगी हा अभ्यास वाचून अडता कामा नये, अजिबात अडणार नाही. एवढंच नाही तर हे जे काही इंद्रधनुष्य प्रकरण तुम्ही म्हणाले दाखवलं खरं काय आहे त्याचं. गेले 3 वर्ष जे आपण मुंबई महापालिकेत करतोय ते आपण महाराष्ट्रामध्ये करायचं. तो देखा आपने कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच गठबंधन जो है टूटने के कगार पर है और दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर अब तक कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी के लिए फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे कि शिवसेना ने अब एक नया फॉर्मूला फिर से एक बार सीटों के बंटवारों को लेकर बीजेपी के पल्ले में डाल दिया है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी इस नए फॉर्मूले को मान लेगी या फिर ये तनातनी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सुधा, बताना चाहेंगे कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग 15 दिन से ये कवायद चल रही है शिवसेना और बीजेपी की महायुति को लेकर कि हम इतनी सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक शिवसेना द्वारा 2 प्रस्ताव रखे गए। हालांकि बीजेपी ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा जिसको शिवसेना ने नामंजूर कर दिया था। लेकिन अब आज शिवसेना की जो बैठक हुई, जो कोर कमेटी की बैठक उद्धव ठाकरे ने, जिसमें शिवसेना के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, सबकी सहमति से आज उद्धव ठाकरे ने एक नया प्रस्ताव जो है पारित किया है, बीजेपी के सामने रखा है। क्या अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस नए प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती है, क्योंकि साफ तौर से जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना पक्ष प्रमुख, उन्होंने कहा है कि आप अपनी सीटें ना बढ़ाएं, जो 119 सीट आपकी पुरानी थी आप उस पे लड़ें और हम 151 सीट पर लड़ेंगे। बाकी बची 18 सीटें जो सहयोगी दल हैं हम उनको देते हैं और उनको किस तरह से चुनाव लड़ना है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। यानी साफ तौर से अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के इस प्रस्ताव को मंजूर करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जहां महायुति की अगर बात की जाए, टूटने की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम प्रथा को निभा रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए महायुति की, तो महाराष्ट्र में पिछले 25 सालों से महायुति चल रही है और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हमेशा महायुति से ही लड़ा है शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव।
अब देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जो प्रस्ताव दिया है और साफ तौर से सीटों के बंटवारे का फैसला अब बीजेपी के हाथों में है। क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के इस प्रस्ताव पर मंजूरी देती है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रस्ताव 130 और 140 का रखा था, जिसे शिवसेना ने नामंजूर किया था, वही अब दिल्ली में चल रही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उद्धव ठाकरे ने ये आज का ऐलान किया है, जो प्रस्ताव किया है, क्या इस पर बीजेपी की मोहर लगती है? क्योंकि साफ तौर से उद्धव ठाकरे ने आज ये भी ऐलान किया है अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने कि ये हमारा अंतिम फैसला है, अंतिम प्रस्ताव है। अगर इसके बाद बीजेपी नहीं मानती है तो साफ तौर से जो है महायुति टूट सकती है और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो शिवसेना के देसाई ने भी एक बात कही है कि उन्होंने जी प्रदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से 10 दिनों से सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच रस्साकसी चालू है, क्या लगता है आपको कि अगर ये महायुति टूटती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? अगर ये महायुति टूटती है तो सुधा कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है कांग्रेस और एनसीपी, उनको फायदा हो सकती है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी में भी अभी तक जो है सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है। तो एनसीपी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दे दिया है 24 घंटे का, जो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल प्रफुल्ल पटेल ने साफ तौर से कांग्रेस को जो अल्टीमेटम दे दिया था कि वो अपने सीटों के फैसले जल्द से जल्द करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी और शिवसेना की बात है, अगर इस पे हम नजर डालते हैं तो आज जो उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, उससे साफ साबित होता है कि अगर बीजेपी इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं करती है तो शिवसेना अपने दम पर आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि शिवसेना की जीत के आगे क्या आपको लगता है कि बीजेपी झुक जाएगी या फिर ये महायुति सफलतापूर्वक अपने अंतिम निर्णय तक पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना, अगर बात की जाए बीजेपी की झुकने की, तो यहाँ पर साफ तौर से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम झुकाना किसी को नहीं है। क्योंकि अगर ये महायुति की बात की जाए, आपको बताना चाहूंगा कि ये महायुति 25 सालों से चल रही है और जो बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे के बीच हुआ था, उस पर भी उद्धव ठाकरे ने आज साफ तौर से कहा कि हम प्रथा खत्म नहीं करना चाहते। हमारा सपना सिर्फ महाराष्ट्र को नंबर 1 महाराष्ट्र बनाना, महाराष्ट्र को विकासशील महाराष्ट्र बनाना है और हमें सत्ता चाहिए, हम सत्ता लेकर रहेंगे। यानी एक तरह से उद्धव ठाकरे ने कड़क तेवर दिखाते हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पर मंजूरी देने की बात भी कर दी है। सामने से जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर कड़क किए, कहीं ना कहीं ये जरूर बीजेपी को अब इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना होगा, क्योंकि बीजेपी की भी मीटिंग चल रही है सुधा दिल्ली में। उसके बाद कहा जा सकता है कि वजह क्या होगी, क्या दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है? अगर नहीं मिलती है, जिस तरह से कल की अगर बात की जाए, बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि हम भी अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, हमारी तैयारी चल रही है। वहीं शिवसेना की तरफ से आज उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर से ये बात कह दी है कि अगर बीजेपी ये प्रस्ताव नहीं मंजूर करती तो हमारी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है, हम तुरंत उसे अनाउंस कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। जनता का जो ध्यान है वो पूरी तरीके से इनके अंतिम फैसले पर है और आज का दिन फैसले की दृष्टि से काफी अहम दिन है। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही रस्साकसी के बारे में हम आपको और भी कुछ बताएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस, लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ
Lemons, Smart Investor. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के बाद अब बात करते हैं एनसीपी और कांग्रेस की। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया है कि 124 सीटों का फॉर्मूला अब पुराना हो चला है। अब एनसीपी को 124 सीटों से ज्यादा की दरकार है। और क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के साथ कम ज्यादा कोई भी परिस्थिति हो, हमने साथ देने का काम किया है। जिम्मेदारी पूर्वक हमने यहाँ सरकार में, यहाँ और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है। और अभी इस परिस्थिति में हम चाहते हैं कि सीटों का जो बंटवारा है कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, ये जल्द से जल्द हम फैसला कर लें। अभी हमको कुछ ऐसी अधिकृत सूचना मिल रही है कि 124 जगह कांग्रेस पार्टी एनसीपी को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी इतना ही इसमें राय है कि 124 जगह तो हमारी एनसीपी की पहले से ही थी, और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नवी मुंबई से कांग्रेस के विधायक प्रशांत ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने का एक नया ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी प्रशांत ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस के विधायक प्रशांत ठाकुर जी ने कांग्रेस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है। हम ये जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी कि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। जानेंगे प्रशांत ठाकुर जी से कि आखिर क्या समस्या थी और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ उनकी मतभेद हो गई। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है? पनवेल विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने के बाद में मैंने इस मतदान क्षेत्र के लिए काम करने के लिए जब शुरुआत की, अनेक स्वरूप से नए नए कामों की शुरुआत मैंने की है। इन कामों को अंजाम देने के लिए जो फॉलोअप मैंने किया है, वो फॉलोअप करते करते कुछ चीजें मेरे ध्यान में आई कि जिस तरीके से इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मुझे उन्होंने, क्योंकि चूंकि मैं 52 साल के बाद यहाँ से कोई कांग्रेस का विधायक चुन के आया था, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हालांकि कई सारी चीजें लाने के लिए स्टेट के, राज्य के अन्य नेताओं ने मुझे सपोर्ट किया, पर मुख्यमंत्री जिनके पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से इसके बारे में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि पहले आप सिकाप में थे और उसके बाद आप कांग्रेस में प्रवेश कर गए, अब कांग्रेस को भी छोड़कर आप बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जनता में कहीं न कहीं ये भ्रम पैदा हो सकता है कि जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं अपने स्वार्थ को लेकर कहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? पिछले 5 साल में मुझे जिन्होंने काम करते हुए देखा है, मैंने 5 साल तक अपना बाकी कोई बिजनेस नहीं किया। मैं कहीं किसी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में कहीं उलझा नहीं। मैं 5 साल तक जनता की सेवा करते हुए आया हूं, तब जाके ये जितना सारा काम यहाँ पे हो रहा है और दिख रहा है, वो काम मैं कर पाया हूँ। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि प्रशांत ठाकुर जी जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वो फिलहाल कांग्रेस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर चुके हैं और बाकायदा वो भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी आज घोषणा कर दी। कहा यह जाता है कि डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करता और आज के तारीख में कांग्रेस की स्थिति लगभग यही है कि वो डूबता हुआ नाव है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली है और यही वजह रही है कि लोग कांग्रेस को तिलांजलि देकर दूसरे में प्रवेश करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का मामला अगर प्रशांत ठाकुर की बात की जाए तो उनका यही
यही कहना था कि जो विकास की बातें थी, जो पनवेल का विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया। और रही बात टोल नाके की, जिसकी वजह से आम आदमी को दिक्कतें आ रही थी और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। मथुरा से भाजपा की स्टार सांसद हेमा मालिनी के बयान के बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिली है। चलिए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। वृंदावन की विधवाओं पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बयान को असंवेदनशील करार देते हुए वहां के सक्रिय गैर सरकारी संगठनों ने कहा है कि वे इन विधवाओं पर आंच नहीं आने देंगे और उनके भीतर से असुरक्षा की भावना भी निकाल देंगे। हम आपको बता दें कि हेमा ने मथुरा में बेहद विवादास्पद बयान में कहा था कि वृंदावन में 40,000 विधवाएं हैं। मुझे लगता है शहर में और जगह नहीं है। एक बड़ी तादाद बंगाल से आ रही है, यह सही नहीं है। वे बंगाल में ही क्यों नहीं रुकी रहती, वहाँ भी अच्छे मंदिर है। यही बात बिहार पर भी लागू होती है। तो अपनी अपनी विधवाओं को वहाँ पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृंदावन में जगह ही नहीं है। वृंदावन इसे तीर्थ स्थल, अगर यहाँ के बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ रखना चाहिए। अगर यहाँ के नहीं है तो दूसरे स्टेट से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीख मांग के ऐसे रह रहे हैं। हेमा के इस बयान के बाद देश भर में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने हेमा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं सड़क पर उतरकर हेमा के विरोध में नारे लगाते नजर आई। साथ ही महिलाओं ने हेमा का पुतला भी फूंका। महिला लोग विधवा वो जाती हैं मथुरा में, अपना मंदिर में जाती हैं, अपना थोड़ा जीव मान करती हैं। वो हमारे कांग्रेस की जितनी महिला विधवा हो, अपनी पति वाली हो, हमारी कांग्रेस सोनिया गांधी तो कुछ मदद कर सकती है। जब ये महिला, ये हीरोनी मदद नहीं कर सकती तो हमारे ऊपर कीचड़ क्यों उठाती है कि आती है वहाँ से हमारे मथुरा में गंदा करती है, भिखारी बनती है। तो हमको भीख कभी दी है? कोई ऐसे बोलने को उनका अधिकार। क्या हेमा मालिनी ने कभी विधवा का रोल नहीं किया? अंदाज पिक्चर में एक कुंवारी माँ का रोल किया है। बहुत सारे पिक्चर में उन्होंने विधवाओं के चरित्र पे भूमिका निभाई है। तो उनको भूमिका निभाने के वक्त विधवाओं का कुछ उनको निसंदेह नहीं हुआ। जो आज वो विधवाओं के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे रही है, ये बहुत गलत है। उनको बोलो आप पिक्चर में काम करो, वही अच्छी लगती है, आप खासदार मत बनो। हेमा मालिनी द्वारा विधवाओं पर दिए गए इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि महिला होते हुए भी हेमा मालिनी का विधवाओं को लेकर इस तरह का विवादित बयान देना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज।